नमस्कार साथियों, मैं लोकेश आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसआरबी एजुकेशन में। साथियों, आज हम एनसीईआरटी, सीबीएसई, बीएसई द्वारा संचालित कक्षा 11 और 12 की हिंदी विषय की कॉमन किताब है, उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसके अध्याय 2 का हम अध्ययन करेंगे और अध्याय 2 है पत्रकारिता और माध्यम। इससे पहले हमने अध्याय 1 पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और अध्याय 2 का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वहाँ चैनल पर जाकर के जरूर देखें। आज हम अध्ययन बिंदु के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो अध्ययन बिंदु है संपादन, संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के अन्य आयाम, इसमें संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर हमारी पोस्ट आपको पसंद है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। साथियों, इससे पहले हमने इसमें पत्रकारिता, समाचार की कुछ विशेष परिभाषाएं, समाचार क्या है, समाचार के तत्वों तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं संपादन के बारे में। संपादन जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका की चर्चा हमने अध्याय 1 में की थी। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक आदि निभाते हैं। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग टीम भी करती है, रिपोर्ट बनाने वाली जो टीम वो करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम पर होती है। अब संपादन का अर्थ, संपादन क्या है? संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धता को, संपादन का अर्थ क्या है? किसी सामग्री से उसकी अशुद्धता को दूर करके उसे पठनीय बनाना, पढ़ने योग्य बनाना। एक उपसंपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी, भाषा शैली को, व्याकरण को, वर्तनी को तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वे उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छांटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। संपादन के सिद्धांत। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। संपादनों के सिद्धांत। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हैं। संपादन सिद्धांत है वो पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी है। इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। संगठन की सफलता किस पर टिकी होती है? उसकी विश्वसनीयता पर। पत्रकारिता
पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। नीचे दिए सिद्धांत है, इनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ये सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, यानी उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। निष्पक्षता, फेयरनेस, निष्पक्षता अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फेयरनेस होनी चाहिए उसमें, निष्पक्षता। संतुलन, बैलेंस, जिसको अंग्रेजी में बैलेंस कहते हैं। और अगला सिद्धांत है स्रोत, यानी उसका सोर्सिंग एट्रीब्यूशन, सोर्सिंग एट्रीब्यूशन कैसा है, कितना है, ये इनके सिद्धांत है। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत। अंग्रेजी में बोले तो एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, बैलेंस, सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। आइए अब इन सिद्धांतों की संक्षिप्त में चर्चा करें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तथ्यों की शुद्धता हमारा आज देखो शुरुआत का टॉपिक है। पहला सिद्धांत क्या है, तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूरेसी। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब होता है, यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। यानी यथार्थ को बताना ये एक जटिल प्रक्रिया है। यह सच है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। यथार्थ नहीं रहता, यथार्थ की जो छवियां उसकी दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती है, उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि के रूप, एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सर्जित छवियों की दुनिया में रहते हैं। कौन सी छवि दुनिया में रहते हैं हम? संचार जो माध्यम हमारे मस्तिष्क में छवि बना देता है, उन्हीं छवियों में हम रहते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हो, संपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हो। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होना चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे 6 अंधों और एक हाथी की कहानी को ही लें। वे तथ्य या सूचनाएं जो हर अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किए अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है, लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता। इसी तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप में तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर किसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जा रहा हो तो उनका पूरे विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्वपूर्ण होना या कई तथ्यों को मिलाकर देखना आवश्यक है। उस स्थिति में तथ्य यथार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। दूसरा सिद्धांत है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच काफी समानता भी है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को भी
दोनों के बीच कितना अंतर है उसको भी समझना जरूरी है। एक जैसे होते हुए भी ये दोनों अलग विचार हैं। तथ्य प्रकता का संबंध जहां अधिक का अधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तु प्रकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। किसी विषय या मुद्दे मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है और इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौकों पर इस तरह की छवियां वास्तविक भी हो सकती है और वास्तविकता से दूर भी हो सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुप्रकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। हमें ये मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिलते हैं। बचपन से ही हम स्कूल में, घर में, सड़क पर चलते हर कदम, हर पल सूचनाएं प्राप्त करते हैं और दुनिया भर के स्थानों, लोगों, संस्कृतियों, सैकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। वस्तुप्रकता का तकाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होने दे। क्या कहना ये कि अपने आकलन को, अपनी जो धारणाएं है, अपने जो विचार, उससे प्रभावित नहीं होने दे तथ्यों को। वैसे यह सच है कि दुनिया हमेशा सतरंगी और विविध रहेगी, यानी अलग अलग रंगों वाली, अलग अलग सोच विचार वालों ये रहती है और विविध विविध रहेगी। इसे देखने के दृष्टिकोण भी अनेक होंगे। इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ प्रस्तुत नहीं हो सकता। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुप्रक्त हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। लेकिन एक पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुप्रकता का ध्यान रखना आवश्यक है। अगला सिद्धांत है निष्पक्षता, फेयरनेस। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की शाख बनती है। यह शाख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? चौथा स्तंभ। इसलिए इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है। पत्रकारिता उसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन के अंदर इसकी अहम भूमिका होती है। लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, यानी वो तटस्थ रह करके कुछ नहीं कहना, ये नहीं है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्याय संग होने का तत्व अधिक अहम होता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ही झटके में वे किसी की इज्जत पर बटा लगाने की ताकत रखती है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है। और इसके पत्रकारिता अगला सिद्धांत है संतुलन, बैलेंस। निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलन नहीं है, यानी वे किसी एक पक्ष की ओर झुका है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता
वहीं पड़ती है जहाँ किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हो। कहाँ जरूरत पर जहाँ अनेक पक्ष शामिल हो, उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो, उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबंध पक्षों की बात समाचार में अपनी अपनी समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। उसमें निष्पक्ष होना चाहिए उसको। समाचार में संतुलन का महत्व कहीं अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हो या इससे मिलती जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा ये एक तरफा चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। एक तरफा चरित्र हनन का हथियार बन सकता है अगर एक तरफ बात लिखेंगे तो। व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में, व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए। जिस पर आरोप लगाए गए उस व्यक्ति को भी स्थान मिलना चाहिए समाचार के अंदर। लेकिन यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो और आरोपों के पक्ष में पक्के सबूत नहीं हो या उनका सही साबित होना काफी संदिग्ध हो। लेकिन घोषित आपराधिक या गंभीर अपराध के आरोपों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की जरूरत नहीं है। संतुलन के नाम पर समाचार मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता। संतुलन का सिद्धांत अनेक सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए। अगला है स्रोत। सिद्धांत क्या है? स्रोत। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। कोई भी सूचना है, कोई भी जानकारी है, उसका स्रोत होना आवश्यक है। यहां स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार के लिए पीटीआई भाषा, यूएनआई यानी यूनिवार्ता जैसे समाचार एजेंसियां, पीटीआई ये भाषा संबंधित है, यूएनआई ये भी यूनिवार्ता से संबंधित है, जैसी समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो, समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। यहाँ हम पत्रकार के समाचार के स्रोतों की चर्चा करेंगे। समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो। वे स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखते हो और समर्थ हो। कुछ जानकारियां बहुत सामान्य होती है जिनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर विशिष्ट होती है, उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। यानी स्रोत की आवश्यकता कब होती है? जब कोई भी सामान्य सूचना है वो विशिष्ट होती है, तब स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होती है। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है और जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं, उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर यह सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत देने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता। पत्रकार है वो स्वयं कभी भी प्रारंभिक स्रोत नहीं होता है। वे किसी घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होता, वे घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। इसलिए ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक पत्रकार स्वयं अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में या अन्य किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है तो निश्चय ही वे खुद 10 लोगों के मरने के समाचार को श्रोता हो सकता है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब इसमें कुछ विशेष बात इसमें देख लेते हैं
क्या क्या इसमें विशेष बातें हैं, कुछ कोष्टक बनाए। जब हम ये पढ़ रहे थे तथ्यों की शुद्धता और तथ्यपरकता की, उसमें एक आता ही थी 6 अंधे और 1 हाथी वाली, तो उसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखें कि आपने 6 अंधों और 1 हाथी की कहानी सुनी होगी। ये भारतीय लोक कथा तथ्यों और सच्चाई के बीच के फर्क को काफी अच्छी ढंग से उजागर करती है। 6 अंधों में बहस छिड़ गई कि हाथी कैसा होता है, और फिर उन्होंने इस बहस को खत्म करने के लिए स्वयं हाथी को छूकर ये तय करने की का निश्चय किया कि हाथी कैसा होता है। एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा यह दीवार की तरह होता है। दूसरे ने उसके दांत को छुआ और कहा नहीं, ये तलवार की तरह है। तीसरे के हाथ उसकी सूंड आई तो उसने कहा ये तो सांप की तरह है। चौथे ने उसका पैर छुआ और चिल्लाया तुम पागल हो, ये पेड़ की तरह है। पांचवे ने हाथी का कान हाथी का हाथी का कान उसके हाथ आया तो उसने कहा तुम सब गलत हो, ये पंखे की तरह है। छठा जो अंधा था, अंधे ने उसकी ये पूंछ पकड़ी तो बोला बेवकूफो, हाथी दीवार तलवार सांप पेड़ पंखों में से किसी भी तरह का नहीं होता है, यह तो एक रस्सी की तरह होता है। हाथी तो चला गया और 6 अंधे आपस में लड़ते रहे, हर एक अपने तथ्य के आधार पर हाथी की अपनी सच्ची छवि पर अडिग थे। बिल्कुल उन्होंने अनुभव किया था, उसी के अनुसार था ये। और अगला जो टॉपिक आया वो था स्रोत के बारे में। स्रोत क्या है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। कुछ खास बातें कि पत्रकारिता और स्रोत के आपसी संबंधों से भी किसी समाज में पत्रकारिता का स्वरूप निर्धारित होता है। आमतौर पर समाचारों के विविध और बहुत स्रोत होते हैं। मीडिया में विविधता के लिए आवश्यक है कि समाचार के स्रोत भी विविध हों, यानी अनेक प्रकार के। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में विविधता को लेकर अनेक सवाल उठाए गए हैं और कुछ अनुसंधान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मीडिया में विविधता की कमी आ रही है और इसका मुख्य कारण इसकी बनाई स्रोतों और पक्की पकाई सूचनाओं पर बढ़त निर्भरता है। दूसरे खाड़ी युद्ध के दौरान जड़ित पत्रकारिता, उसका नाम है जड़ित पत्रकारिता, अंग्रेजी में कहते हैं एम्बेडेड पत्रकारिता, पर काफी चर्चा हुई थी। और इस संदर्भ में पत्रकारिता के आदर्शों और मानदंडों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल इराक युद्ध के दौरान युद्ध कवर करने गए पश्चिमी देशों के पत्रकार अमेरिकी सेना के साथ संबंध हो गए थे। और अमेरिकी सैनिक सूत्रों से मिली सूचनाओं के आधार पर वे समाचार भेजते थे। इसी तरह वे अमेरिका सेना के साथ संबंध या जड़ित थे। इस तरह के पत्रकार शुद्ध युद्ध की वस्तुपरक और संतुलित रिपोर्टिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनका एकमात्र स्रोत अमेरिकी सेना थी और उनका इस्तेमाल काफी हद तक सैनिक प्रोपेगेंडा के लिए किया गया था। पहले और दूसरे दोनों ही खाड़ी युद्धों के दौरान सूचना स्रोतों में विविधता नहीं होने के कारण लोगों को युद्ध की पूरी तस्वीर नहीं मिल पाई थी। यानी उसमें जो स्रोत है, इसमें समाचारों की स्रोतों के बारे में इसमें कि उसमें स्रोत सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। फिर देखो पत्रकार की बैसाखियां। संदेह करना पत्रकार का गुण है। संदेह करना पत्रकार का गुण है। उसे चीजों की तह तक जाने की आदत डालनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए कि तो संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में बदलाव के शुरुआती कदम है। अगर संदेह नहीं हो और सवाल नहीं उठाए जाए तो परिवर्तन कठिन हो जाएगा। इस प्रयास में यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि इससे पत्रकारिता के मूल्य नहीं प्रभावित हो। इसके लिए पत्रकार को 4 बैसाखियों का सहारा लेने से नहीं हिचकना चाहिए। ये बैसाखियां संकट या दुविधा के समय उसके काम आती है। पहली बैसाखी है, यानी पत्रकार के लिए क्या उसका आधार बनता, सहारा बनता, वो बैसाखी पहली है सच्चाई। पहली कौन सी है? सच्चाई। विश्वसनीयता इसी पर टिकी होती है। लिखने से पहले तथ्यों की पूरी जांच परख और उसकी पुष्टि करनी अनिवार्य है। उसे बयानों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचारों में अफवाहों को जगह नहीं मिले। दूसरी बैसाखी है संतुलन।
सच्चाई की कसौटी पर कसे जाने के बावजूद यह अनिवार्य है कि तथ्यों, बयानों, आंकड़ों के इस्तेमाल में संतुलन रखा जाए। विवादास्पद मुद्दों में दोनों पक्षों की बात सामने रखना जरूरी है। एक पक्षीय समाचार असंतुलन पैदा करता है। तीसरी बैसाखी है निष्पक्षता। किसी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द की तरह है। जो पत्रकार अपने समाचारों में निष्पक्ष नहीं होता है वह पत्रकार नहीं हो सकता। पक्षपात करने वाले पत्रकारों को उसके पाठक ही खारिज कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पत्रकार समाचार में निजी राय न व्यक्त करें। चौथी बैसाखी है स्पष्टता। पत्रकारिता साहित्य से भिन्न है। हो सकता है कि कोई समाचार लालित्यपूर्ण ढंग से लिखा गया हो, उसमें शब्दों की जादूगरी हो, लेकिन इसके कारण समाचार में अस्पष्टता या दोष नहीं आना चाहिए। समाचार से कोई भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए, उसे शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि समाचार में वाक्य छोटे हैं और सीधे हैं और उनमें कोई उलझाव नहीं हो। तो चार बैसाखियाँ कौन कौन सी है? पहली है सच्चाई, दूसरी है संतुलन, तीसरी निष्पक्षता, चौथी स्पष्टता। ये चार बैसाखियाँ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के अन्य आयाम। समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से ही एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामलों में वे उसके विवरण विस्तार से पढ़ना चाहिए चाहता है, जो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा या जानने की होती है कि घटनाओं के पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटनाओं का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटनाओं के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई अन्य आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता का अहम हिस्से हैं। समाचार होते हैं उसमें विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं, कुछ मुख्य हिस्से हैं उसमें। समाचार में इनका विशेष स्थान और महत्व है। इसके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को पूर्ण नहीं कह सकता। तो पढ़ते हैं पहले संपादकीय के बारे में। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। यानी संपादकीय जो पृष्ठ है उसको समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है और इसे संपादकीय कहा जाता है। इन कोई भी घटनाएं हैं, कोई भी समाचार, उस पर अखबार स्वयं अपनी राय व्यक्त करता है, उसको संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। सवाल बन सकता है कि संपादक के नाम पत्र किस पृष्ठ पर संपादित होते हैं? तो वह संपादकीय पृष्ठ पर। फिर सवाल बन सकता है कि विशेषज्ञ महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उनकी राय या विचार किस पर होते हैं? संपादकीय पृष्ठ पर हो सकते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। ये जो होते हैं इसमें कोई भी घटना होती है उसमें आम लोगों की क्या टिप्पणी है उसके बारे में ये लिखा होता है। समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं और समाचार पत्र है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको? संपादकीय पृष्ठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी, फोटो जो पत्रकारिता उसने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। यानी कब हुई? जब छपाई की टेक्नोलॉजी तब ये फोटो पत्रकारिता अखबार में अपना स्थान प्राप्त कर पाई है। कहा जाता है कि जो बात हजारों शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है, एक चित्र बता देता है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। उसका असर जो होता है व्यापक होता है और सीधा होता है। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है।
फिर अगला है कार्टून कोना। लगभग हर समाचार पत्र में होता है, यानी एक कोने में कार्टून छपा होता है, वो कार्टून कोना होता है, और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाला, यानी ध्यान रखना कार्टून कौन से पन्ने पर प्रकाशित होता है, पहले पृष्ठ पर होता है। कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षर देखो क्या लिखा हुआ है, हस्ताक्षरित संपादकीय है ये, उसमें हस्ताक्षरित, उसमें हस्ताक्षर की होते संपादकीय है। इनकी चुटली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावित होती है। कौन से पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर होती है, प्रथम पृष्ठ पर ये छापे जाते हैं। फिर रेखांकन और कार्टोग्राफी। समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं, बल्कि ये जो रेखांकन और कार्टोग्राफी है, ये न केवल समाचारों को रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर संक्षेप के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है। तो साथियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।